हेलो एवरीवन। आज की हमारी टॉपिक रहने वाली है, जिनके बारे में आज हम बात करेंगे वो है सावित्रीबाई फुले, जो हमारी भारतीय समाज की सबसे प्रथम महिला जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम करी और हमारे भारतीय समाज को शिक्षा के क्षेत्र में एक मॉडर्न सोच की एक कह सकते हैं कि सबसे पहले मॉडर्न सोच की ये महिला हमारे भारतीय समाज को बहुत कुछ दे गई है। और आज हम इन्हीं की जीवनी के बारे में पढ़ेंगे और इनकी जो भी संरचनाएं आज भी मौजूद हैं उनके भी बारे में बात करेंगे। तो ये हैं हमारी सावित्रीबाई फुले, जिनकी आज हम जीवनी पढ़ने वाले। तो सावित्रीबाई फुले की शिक्षा, साहित्य और सामाजिक परिवर्तन की बात करेंगे। सबसे पहले इनकी जो टाइमलाइन है वो 19वीं सदी में भारत की इनकी जो प्रमुख जिस पे इन्होंने फोकस किया था वो भारतीय जाति, लिंग और धर्म आधारित असमानताओं पर इनकी सबसे ज़्यादा फोकस थी। और उस टाइम जो था हमारे भारत में भी इस तरह की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखी जा सकती थी। महिलाओं, शूद्रों और अतिशूद्रों की शिक्षा को वर्जित माना जाता था। उस टाइम मराठी साहित्य और सामाजिक पर पितृसत्तात्मक और विक्टोरियन नैतिकता का प्रभुत्व था। उस टाइम आपको पता ही हो कि अंग्रेज का शासन था और पितृसत्तात्मक हमारी समाज पूरी तरह से थी और आज भी है। ऐसे हम मना नहीं कर सकते कि आज हमारी पितृसत्तात्मक खत्म हो चुकी है, वो आज भी हमारी समाज ग्रस्त है। लेकिन उस टाइम पर इन्होंने किस तरह से उस पितृसत्तात्मक का विरोध किया था और उस मॉडर्न सोच की को उस टाइम उन्होंने दिखाया था, जो आज भी बहुत संभव नहीं हो पाया है। अब उनकी जो प्रारंभिक जीवन की और शिक्षा की बात करें तो शिक्षा उन्होंने नहीं ली थी, अपने घर पे नहीं ली थी। उनका जो जन्म हुआ था वो 1831 में हुआ था महाराष्ट्र में। और सावित्रीबाई फुले का उनका जो विवाह हो गया था वो जब 9 साल की थी, उसी टाइम उनका विवाह हो गया था ज्योतिबा राव फुले के साथ। और उसके बाद उनके पति ने ही उनको पढ़ाया था और मार्गदर्शन उनको शिक्षा के क्षेत्र में उनको पढ़ाया लिखाया था। और उनके पति का टाइम है ये 1827 से 1890 के बीच उनके पति थे और ज्योतिबा राव फुले उनके पति का नाम था। दोनों ने मिलकर सत्यशोधक विचारधारा को विकसित किया और एक सत्य की राह भारत को दिखाने की कोशिश की थी। उनकी जो शिक्षा के संस्थानीकरण की बात करें तो 1848 में सावित्रीबाई और ज्योतिबा राव फुले ने नेटिव फीमेल स्कूल की स्थापना की। जब सावित्रीबाई ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली थी तो उन्होंने फर्स्ट स्कूल खोला था, नेटिव फीमेल स्कूल महिलाओं के लिए। और उस टाइम क्या हुआ करता था कि लड़कियों की उतनी आज़ादी नहीं हुआ करती थी, तो यही तो वजह था कि जो सावित्रीबाई थी वो भी तो अपने घर में नहीं पढ़ पाई थी, तो उन्हें भी ऐसा जीवन साथी मिला जिसकी वजह से वो पढ़ पाए। तो उन्होंने जब ये नेटिव फीमेल स्कूल की स्थापना की तो वो उस स्कूल की खुद ही प्रिंसिपल बनी थी। और उनका उद्देश्य था कि महिलाओं की गरिमा को पुनर्प्राप्ति, आत्मनिर्भरता और सम्मान को वो बढ़ाएं। और उस टाइम तो ये महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली पल था उनके टाइम कि उन्हें सावित्रीबाई जैसी एक शिक्षिका मिली थी जो उनके लिए इतना सब कुछ कर रही थी। और 1841 में एक छात्रा की मांग पर उन्होंने पहला पुस्तकालय स्थापित किया, जो आज भी हमारी सरकार नहीं कर पाती है। उन्होंने अपने दम पर ये सब किया था, पुस्तकालय भी बनाई थी और महिलाओं के लिए स्कूल भी खोला था। 1852 में समाचार पत्र जो अलवरवार में प्रकाशित पत्र उच्च जाति के पुरुषों में शिक्षा से उत्पन्न भय को स्पष्ट करता है। मतलब जो पूना में अलवरवार जो पत्रिका उस टाइम समाचार पत्र प्रकाशित होती थी, उसमें इस तरह दिखाए गए थे कि किस तरह से जो
हमारी ये सावित्रीबाई फुले थी, वो इस तरह से अपनी मॉडर्न सोच के साथ इस तरह से शिक्षा को बढ़ावा दे रही थी लड़कियों में। वो उच्च जाति के पुरुषों में साफ झलकता था कि वो अब जो है इनकी शिक्षा से है उनमें साफ दिखाई देता था। 1854 में उन्होंने सावित्रीबाई ने पहला काव्य संग्रह जो काव्य फूले के नाम से प्रकाशित हुआ था। और उसके बाद शिक्षा का सामाजिक प्रभाव इनके बात करें तो शिक्षा इन्होंने महिलाओं और दलित समुदाय के लिए मुक्त साधन बनी, क्योंकि उस टाइम महिलाओं और दलित जो थे उनको काफ़ी नीचे स्तर का माना जाता था, और इनके लिए इन्होंने एक मुक्ति का साधन बना दिया था। इस तरह से अफोर्ड मतलब शिक्षा लेके आई थी, और ज्ञान और सत्ता तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाया। छात्राओं को नकद छात्रवृत्ति दी ताकि ड्रॉप आउट रोका जा सके। मतलब उस टाइम उन्होंने छात्राओं को, जो ऐसी वहाँ की जो महिलाएं वो लड़कियाँ होती थी, वो उनको इन आर्थिक स्थिति या फिर कह सकते कि उस टाइम इतना रूढ़िवादी समाज था कि लड़कियों को स्कूल नहीं जाने दिया करते थे। तो लड़कियां क्या करती थी कि ड्रॉप कर लेती थी पहले ही। तो इसको रोकने के लिए उन्होंने छात्रवृत्ति भी दी, जिसे पगार कहा जाता था उस टाइम। तो उन्होंने उसके बाद मराठी पत्र ज्ञानोदय भी उन्होंने प्रकाशित करवाया, और बॉम्बे में गवर्नर लॉर्ड फॉकलैंड द्वारा सराहना भी किया गया था उनका। जो उस टाइम का गवर्नर था उनके क्षेत्र का लॉर्ड फॉकलैंड, इन्होंने उनकी सराहना की थी। साहित्य और सांस्कृतिक प्रतिरोध, उन्होंने 1854 से 1892 के बीच उन्होंने अपनी बहुत ज़्यादा साहित्य लिखी थी, और उनकी जो जितनी भी लेखन हुआ करती थी वो महिलाओं, शूद्रों और अति शूद्रों के जो उनके समानता के बारे में पर आधारित हुआ करता था। उन्हीं को केंद्र में रख के ये अपनी बहुत सारी साहित्य और कविताओं का संग्रह इन्होंने लिखा था। उन्होंने इनका जब मेन विरुद्ध करने का जो रीजन था वो पितृसत्तात्मक, कर्मकांडीय और जातिवाद परंपराओं का ये विरोध करती थी बहुत ही ज़्यादा। मतलब इसकी आलोचना करती थी। इनको इनकी जितने भी इनकी रचना है, जैसे साहित्य और जितने भी काव्य लेखन है, वो सब इन जितने भी प्रतिशतात्मक, कर्मकांडीय और जातिवादी इसको चुनौती देता था, समाज को चुनौती देता था। ऐसा कहा जाता है कि जब सावित्रीबाई और ये ज्योतिबा फुले ऐसे बाहर जाते थे तो इनको जो ऊंची जाति के लोग होते थे उनको वो इन पर पत्थर या गोबर फेंकते थे इन पर, लेकिन इन्होंने इन समाज को समझा और उनको आगे बढ़ाने की अपनी प्रक्रिया जारी रखी। प्रमुख कृतियों में इनके बात करें सावित्रीबाई फुले की, तो काव्य फूले जो पहला उनका 1854 में प्रकाशित हुआ, गुलामगिरी जो 1873 में, कई रचनाएं इनमें शामिल था जिनको एक संग्रह कह सकते हैं। और उसके बाद 52 काशी सुबोध रचनाकार 1892 में, और मातोश्री सावित्रीबाई फुलेची भाषणे और गाने, ये भी उनके द्वारा रचना किया गया था। पितृसत्तात्मक चुनौती और साथीपन की अवधारणा उनमें थी, क्योंकि वो जो अपनी जितनी भी जैसे लिखती थी, तो जैसे कविता लिखती थी, तो कविता में वो एक बार कहा जाता है कि जब वो अपने पति को पत्र लिखती थी ज्योतिबा फुले को, तो वो ज्योतिबा ऐसे ज्योतिबा नाम लेके लिखती थी। तो इससे पता चलता है कि वो किस तरह से साथीपन, मतलब एक दूसरे की किस तरह से पति पत्नी के रूप में एक दूसरे को सम्मान करना और एक दूसरे की समानता और क्षमता दोनों को अपने बीच रखती थी, और समाज में भी ऐसा फॉलो करवाने और करने की पूरी तरह से इन्होंने कोशिश की थी। पितृसत्तात्मक को पूरी तरह इन्होंने चुनौती दिया। सावित्रीबाई जो थे उन्होंने ज्योतिबा फुले को जब पत्र लिखती थी तो उनको वो प्रथम नाम से जैसे ज्योतिबा से संबोधित करती थी। पति पत्नी को समान साझेदार के रूप में प्रस्तुत किया, और यह दृष्टि
उन्होंने 19वीं सदी की मराठी साहित्यिक परंपरा की पितृसत्तात्मक का एंटीथीसिस थी। मतलब वो पितृसत्तात्मक का फुल विरोध करती थी, पूरी तरह से विरोध करती थी उस टाइम। और उनके जो क्रांतिकारी उनके द्वारा बनाए गए महिला 1850 से 1900 में, क्योंकि वो खुद एक शिक्षिका के रूप में भी काम की थी, तो उनके द्वारा जो पहली महिला थी जो मुक्ता साल्वे, ये एक दलित वर्ग की महिला थी जो जिन्होंने 1852 में एक निबंध लिखा था, महार मातंगों की पीड़ाएं। और उसके बाद ताराबाई शिंदे 1882 में, जिनकी कीर्ति थी स्त्री पुरुष तुलना, और तनुबाई मिर्चे थर्ड ये महिला है। एक यहाँ मुक्ता साल्वे, उसके बाद ताराबाई शिंदे, तनुबाई विरजे, जिन्हें भारत की पहली समाचार संपादक माना जाता है कि ये महिला, इन्होंने पहली समाचार संपादक किया था। उसके बाद सावित्रीबाई रोडे, जिन्होंने रामोसी समाचार पत्र में दलित के मुद्दे उठाए थे। वो एक रामोसी समाचार निकालते थे जिसमें दलित के जो भी मुद्दे हुआ करते थे, उनकी जितने भी प्रॉब्लम्स होते थे, वो इन समाचार पत्रों में उनके मुद्दे उठाया करते थे। वैचारिक विरासत और प्रभाव की बात करें तो फुले दंपति की विचारधारा ने बहुजन जागरण की नींव रखी, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी इसको एक्सेप्ट किए थे और भारतीय नारीवाद और सामाजिक न्याय आंदोलन को प्रेरित किया था। बाद में यही उनकी जो जितने भी रचना वगैरह थे, ये बाद में इन सारे आंदोलन को प्रेरित किया था। सावित्रीबाई फुले जो थी, उन्होंने पुणे में विश्वविद्यालय की स्थापना की। पुणे विश्वविद्यालय की स्थापना 1949 में नामकरण सावित्रीबाई फुले के नाम पर यह प्रत्यक्ष रूप से आज भी कार्यरत संस्था है। और सावित्रीबाई फुले जयंती 3 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने जब शिक्षिका बनी थी तो महिला शिक्षिका दिवस के रूप में मनाया जाता है 3 जनवरी को, क्योंकि 3 जनवरी को वो अपनी प्रिंसिपल बनी थी अपने स्कूल की। हर वर्ष जो है स्कूल कॉलेज जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं, उनमें 3 जनवरी को मनाया जाता है महिला शिक्षक दिवस के रूप में, क्योंकि वो हमारे भारत की पहली महिला शिक्षक थी। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अंधविश्वास की पर उनका कड़ा विरोध था। अंधविश्वास और उनकी जो दृष्टिकोण वैज्ञानिक तरीके से थी, वो समाज को जितने भी पारंपरिक और जो रूढ़िवादी समाज थी, रूढ़िवादी सोच था, उसको वो तर्क करती थी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसको खारिज करने की कोशिश करती थी। और समाज को ये भी बताने की कोशिश करती थी कि और मॉडर्न सोच को लाने में इनका उस टाइम जो आज मॉडर्न सोच है, वो उस टाइम उनके पास हुआ करती थी। सावित्रीबाई का जोर तर्क, विज्ञान और अंधविश्वास का विरोध करना था। वो हर चीज़ को तर्क से सोचा करती थी, विज्ञान के तरीके पर वो ज़्यादा बिलीव करती थी। आज वैज्ञानिक चेतना जो अभियान अंधश्रद्धा निर्मूलन समितियाँ आज बनाई जाती है, ये उन्होंने उस टाइम किया था। और आज जो संविधान की अनुच्छेद 51A में बताया जाता है कि हर चीज़ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से साबित किया जाए, इन सब चीज़ों का अनुमूलन करने के बात कहा जाता है, तो ये उन्होंने उस टाइम कर दी थी। सावित्रीबाई फुले की अंततः जो है 10 मार्च 1897 में इनकी मृत्यु हो जाती है पुणे में। और उस टाइम इनका मृत्यु प्लेग महामारी के कारण होता है। ये ऐसा कहा जाता है कि उस टाइम भी उन्होंने जो है प्लेग से ग्रसित लोगों की सेवा करते हुए और उनके जो बच्चे थे जो इनसे पढ़ाई कर रहे थे, उसी का उन बच्चों को सेवा करने की वजह से इनको प्लेग हो गया था। और ये संक्रमित बीमारी होती है और उन बच्चों से इनको फैल गया था, जिसके कारण इन्होंने अपनी उस टाइम इनकी मृत्यु हो गई थी इस महामारी के कारण। तो इनकी जो जीवन थी वो शुरुआती टाइम से ही
इन्होंने समाज के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहे और 1848 से 1892 के बीच सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा और साहित्य को सामाजिक क्रांति का औजार बनाया। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम किया। साथ ही एक और कहा जाता है कि उन्होंने शूद्रों के लिए भी कुछ ऐसे संगठन बनाए थे और विधवाओं के लिए भी कुछ जैसे संस्था बनाई थी, जिसमें उन विधवाओं को एक आत्मनिर्भर काम सिखाया जाता था और वो आत्मनिर्भर बनने की उनको प्रशिक्षण दिया जाता था। उन्होंने संस्थागत शिक्षा और समानता तर्कशीलता के माध्यम से भारतीय समाज को एक नई दिशा दी। उनका योगदान आज भी सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण की आधारशिला है। ऐसा आज भी संघर्ष किया जाता है, लेकिन उस टाइम उन्होंने इस सोच का होना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सावित्रीबाई फुले द्वारा जो शुरू की गई शिक्षा, समानता और छात्रवृत्ति, वो उस टाइम की बात है। और वैज्ञानिक चेतना, महिला सशक्तिकरण की जो उन्होंने नींव रखी थी, वो आज भी भारतीय संविधान और नीतियों और संस्थानों में जीवित है। तो आज जो हमारे भारतीय समाज में जो उन्होंने समानता पे बात की थी, जो जातिवाद के नाम पर उन भेदभाव किया जाता था, तो उन्होंने समानता पे बात की थी, वो आज हमारे संविधान में दिखता है। उन्होंने स्कूलों में छात्रवृत्ति दी थी, तो वो आज हमारे नियमों में दिखता है। और उन्होंने उस टाइम पे जो लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे, तो आज भी हमारे दिखता है। और साथ ही उन्होंने जो जिस तरह से स्कूलों में पुस्तकालय खोले थे, तो वो आज भी हमारी सरकार उसमें संघर्ष कर रही है, लेकिन उन्होंने उस टाइम अपने दम पर उन्होंने कर दिखाया था। तो एक महिला होने के नाते वो हमारे भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण महिला थी, वो भी उस टाइम जब हमारा भारत औपनिवेशिक गुलामी कर रहा था। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था हमारे लिए। इनकी जीवनी पढ़ना हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण था और हमें इससे यही सीख मिलती है कि हमारे जीवन में जो भी हो, हमें अपने समाज को आगे बढ़ाने में पूरी तरह से अपना योगदान देना चाहिए। तो यही थी आज की हमारी पूरी टॉपिक। आई होप आपको समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।